तो इनकम इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, उसमें से एक छोटा कॉन्सेप्ट है कैपिटल गेन। अगला सवाल है, मैम आपने लास्ट ईयर कितना एलटीसीजी टैक्स दिया था? क्या? कौन सा टैक्स मैंने भरा? क्या? माय बर्थ ईयर इज आई विल नॉट टेल बिकॉज़ फिर मेरा एज पता चलेगा। ओके। गाइस, जितना आसानी से आज हम स्कैम 1992 को चुरा कर देख सकते हैं, उतना ही मुश्किल था हर्षद मेहता के जमाने में शेयर्स खरीदना। और भोले तो मत ही बनो, मुझे पता है खूब लोगों ने स्कैम 1992 को स्कैम करके ही देखा है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बट मनदीप गिल के जमाने में भी शेयर्स खरीदना बहुत मुश्किल था। मैंने अपना डीमैट अकाउंट आई थिंक जब मैं 20 साल का था तब खुलवा लिया था, और इतना सीरियस नहीं था इन्वेस्टिंग को लेकर, बट इसी बात को सोचकर खुश हो जाता था कि एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लिया। मैंने 10,000 रुपए देकर डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। पर दिक्कत यह थी कि उस डीमैट अकाउंट का पासवर्ड हर 15 दिन में रीसेट हो जाता था। जैसे मेरा डीमैट अकाउंट ना हो गया, पेंटागन में रखे कोई सीक्रेट्स हो गए। तो इसी चक्कर में मैं अपने आप को बस बोलता था कि यार शेयर्स तो खरीदने, पर कल खरीदूंगा, और वो कल कभी आया नहीं। फिर 2-3 साल बाद मार्केट में एंट्री लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स। इन लोगों ने आकर गेम ही बदल दिया। उस टाइम पर कोई किसी को बोलता कि यार इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे जीरो ब्रोकरेज लग रहा है, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता, बट ऐसा हो रहा है। और इनकी बटरी स्मूथ ऐप, कभी कभी तो मैं जीरोधा में सिर्फ इसलिए शेयर खरीदता हूं क्योंकि मुझे उनका लेफ्ट टू राइट स्लाइडर बहुत पसंद है। जस्ट किडिंग। तो कहने का मतलब, जो काम करना आसान हो जाता है, सडनली उसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। अब हर कोई इन्वेस्टिंग तो कर रहा है, और मैंने भी आपको पास्ट में बहुत बार बोला है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बेस्ट ब्रोकर्स हैं इंडिया के। बट सैडली जितना इजी इन्वेस्टिंग को समझना और इन्वेस्टिंग करना हो चुका है, उतना इजी टैक्स कभी हुआ ही नहीं। अब आपको यह समझना चाहिए कि आप जो धड़ाधड़ शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो, आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, दोनों ही केसेस में उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो फिर मैंने बुला लिया सीए रचना रानाडे को। शी इज एन अमेजिंग यूट्यूबर जो आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग सिखाती हैं, और उनका वीडियो स्टार्ट करने का जो वो यूनिक तरीका होता है, वो तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो उनको पकड़ के लाना काफी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो काफी बिजी रहती हैं, उनके शूट्स लाइंड अप हैं, वो बच्चों को भी पढ़ाती हैं, और अभी वो अपने एक वेबिनार की तैयारी में भी लगी हुई हैं। 8 तारीख को उनका एक बहुत ही अमेजिंग वेबिनार होने वाला है, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने रचना मैम को फाइनली बुला लिया है, और हम समझेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन बोथ इक्विटी एंड डेट, इनके क्या रूल्स होते हैं। गेन छोड़ो, अगर कभी लॉस हो जाए तो उसका फायदा कैसे क्लेम कर सकते हैं, और शेयर्स में एक और टाइप की इनकम होती है जो होती है डिविडेंड इनकम, उस पे टैक्स कैसे लगेगा, और लास्टली एक टैक्स सेविंग की निंजा टेक्निक इसी वीडियो में है। तो आई होप यू एंजॉय दिस कोलैब। तो दोस्तों, सरकार जो हमसे टैक्स लेती है वो 5 अलग अलग हेड्स पर लेती है, और हर एक हेड के अपने अपने रूल रहते हैं। पहला हेड है सैलरी, जिसके ऊपर कटता है टीडीएस, उसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। सेकंड है बिजनेस इनकम, थर्ड है कैपिटल गेन, फोर्थ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और फिफ्थ है अदर सोर्सेस। तो आज इन बाकी 4 को छोड़ते हुए सिर्फ हम फोकस करने वाले कैपिटल गेन पर, और कैपिटल गेन में भी हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आपके शेयर मार्केट के हो चाहे म्यूचुअल फंड के हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। तो इन रूल रेगुलेशन को जाने उससे पहले ये समझते हैं कि भैया ये कैपिटल गेन आखिर क्या होता है। तो कैपिटल गेन को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट पड़ा है, प्लॉट को आपने 10-15 साल रखा, उसके बाद वो प्लॉट बेच दिया। प्लॉट खरीदा था आपने 1 लाख रुपए में, और आज उसकी कीमत है भैया 10 लाख रुपए। तो ये 1 लाख में खरीदा, 10 लाख में बेचा, ये जो 9 लाख रुपए हुए, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इसलिए बोला कि आपके पास कोई एसेट था, चाहे वो आपका लैंड हो सकता है, चाहे गोल्ड हो सकता है, चाहे आपके शेयर्स हो सकते हैं, आपने उसको अपने पास रखा और फिर कुछ समय बाद हायर वैल्यू पे बेचा, तो इस गेन को हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अब इसमें कोई हमसे सवाल पूछ सकता है कि भाई जो बिल्डर है वो तो हर समय फ्लैट बेचता है, घर बेचते रहता है। अब दूसरा आता है, आपने बोला कि मैंने घर खरीदा, मैंने घर बेचा, वर्सेस बिल्डर जो खरीदता है और बिल्डर जो बेचता है घर, दोनों ही घर खरीद रहे या बेच रहे, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है क्या? तो डेफिनेटली है। घर खरीदना और बेचना मेरा पेशा नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो मैं आइडियली लाइफ टाइम में 1 आध बार 2 बार मैं घर लेने वाली हूँ। ओके, एंड विथ व्हाट इंटेंशन आई एम बाइंग इट? आई एम बाइंग इट विद एन इंटेंशन टू कीप इट विद माई सेल्फ। आई एम नॉट बाइंग इट टू रीसेल इट इमीडिएटली, ठीक है। बट बिल्डर का क्या होता है? बिल्डर का यही इंटेंशन होता है कि वो कोई अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, मान के चलो रिकंस्ट्रक्शन के लिए होता है, रीडेवलपमेंट के लिए होता है, तो उसका बेस इंटेंशन ही यही है कि मैं इसको एक्वायर कर रहा हूँ ताकि मैं इसको तुरंत बेच सकूँ ये होने के बाद। तो ये डिफरेंस ऑफ इंटेंशन होता है। तो जो वो बिल्डर कर रहा है वो उसका हो गया बिजनेस इनकम, मेरे लिए हो गया ये कैपिटल गेन। तो इस बिल्डर के केस में बिल्डर अपने एसेट्स नहीं बेच रहा है,
वो अपनी गुड्स बेच रहा है क्योंकि उसकी गुड्स है उसका फ्लैट्स। सिमिलरली कोई दुकानदार है वो जूते बेच रहा है तो जूते एसेट्स नहीं बेच रहा है, वो जूते उसकी गुड्स है। अब कैपिटल गेन तो अपन ने समझ लिया। कैपिटल गेन दो तरह का होता है। ये बात तब हो रही है जब आपका कोई गेन हो, लॉस की बात भी हम करेंगे लेकिन पहले गेन की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये शॉर्ट सिर्फ शॉर्ट बोलने से तो नहीं होगा, इनकम टैक्स ने एग्जैक्ट रूल बना रखे हैं कि इतने टाइम को शॉर्ट बोलेंगे, इतने टाइम को लॉन्ग बोलेंगे। पहले अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जनरली दो कैटेगरीज में होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में। इक्विटीज मतलब स्टॉक मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट में चाहे आपने इंडिविजुअल शेयर्स ले रखे हो, चाहे एक म्यूचुअल फंड यानी बास्केट ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, उन दोनों केसेस के रूल्स अलग चलेंगे। और दूसरे टाइप के जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो है डेट वाले। डेट में इंक्लूड हो जाएंगे डेट म्यूचुअल फंड, चाहे आपका लिक्विड फंड हो गया या बैंक वाले फंड्स हो गए, जिस पर हमने ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड पर पूरी एक सीरीज भी बना रखी है। उसके अलावा हो गए आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड बॉन्ड्स, ETF एटसेट्रा। पहले मैं बात करी हूँ इक्विटी के बारे में या फिर म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है उनके बारे में। तो इनके लिए ऐसे होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी माना जाएगा, सबसे पहले आपको गेन तो होना ही है, तभी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ये। तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या, ये डिफाइन करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मतलब आपने जब से बाय करा है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो सकता है, बाय करने के एक साल के अंदर फॉर लेस देन अ ईयर अगर आप उसको होल्ड करके बेच रहे हो। सो आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। लेट अस से 17 सितंबर को मैंने बाय किया था और लेट अस से 17 अक्टूबर को मैंने सेल भी कर दिया, तो ये ऑब्वियसली मेरा होल्डिंग जो हो गया म्यूचुअल फंड का, दैट वाज लेस देन अ ईयर। अगर ये लेस देन अ ईयर है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 15% और उस पे जो सेस वगैरह लगता है वो तो लगेगा ही। तो एक सिंपल एग्जांपल देना है तो मान के चलो मुझे 1 लाख रुपए का अगर गेन हो गया तो 1 लाख के ऊपर मुझे 15,000 रुपीज आई हैव टू पे अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब बात कर लेते हैं डेट के केस में क्या होगा। एंड अगर मैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर बात कर रही हूँ, जो लोग फाइनेंस से नए हैं उनके लिए डेट इज DEBT। एक बार मैं MBA को पढ़ा रही थी एंड कोई एक साइंस बैकग्राउंड का कोई बंदा था, वो डेट पहली बार सुन रहा था तो उसने डेथ म्यूचुअल फंड समझ लिया उसको। तो इट्स नॉट अ डेथ म्यूचुअल फंड, इट्स अ डेट म्यूचुअल फंड। ओके, तो डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करें या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, व्हाटएवर, तो इनके लिए टाइम फ्रेम 1 साल का ना होके 3 साल का होता है। सो अगर मान के चलो आपने बाय किया और सेल किया विद इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे खतरनाक रहता है डेट स्कीम में, स्पेशली फॉर हाई इनकम अर्नर्स लाइक पीपल टू हुम आई एम टॉकिंग टू। तो इनको आप आपको 30% टैक्स स्लैब में होंगे तो आपको बहुत जोर से इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सजेशन यही रहता है हमारा कि आप एटलीस्ट 3 इयर्स के अबव होल्ड करो, ताकि आपको 20% ही लगेगा, 30% तक नहीं जाएंगे आप। एंड दैट टू आपको इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, बट जो लोग लोअर टैक्स स्लैब में, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। सो स्ट्रेटेजी वाइज बताऊं तो थोड़ा रिच पीपल जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है, दे शुड बी होल्डिंग बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट म्यूचुअल फंड फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मोर देन 3 इयर्स। बट जिनका बेसिक टैक्सेशन ही ज्यादा जाता नहीं है, 5%, 10% में है, ये न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से आजकल आपको पता रहेगा 2 स्कीम्स में अपन ऑप्ट कर सकते हैं। तो न्यू स्कीम में अगर आप ऑप्ट करें तो 5% से स्लैब चालू होता है। तो उसमें अगर आप 5% में हो, 10% में हो, तो डेफिनेटली आप फिर शॉर्ट टर्म में निकाल सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगेन इक्विटी और डेट की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी अलग अलग है। जैसा आपको पता चल गया कि 1 साल के नीचे नीचे तो होता है STCG, तो 1 साल से ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली इक्विटीज के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। द मोमेंट आई एम होल्डिंग इट फॉर मोर देन अ ईयर, दैट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, सो मान के चलो मैंने 17 अक्टूबर को मैंने लिया था 2019 में एंड मैंने लेटेस्ट से 20 अक्टूबर 2020 में बेच दिया, तो इट्स मोर देन अ ईयर, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1-2 साल पहले तक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था बिल्कुल एग्जेम्प्ट, 1 रुपये भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वाला। तो लेकिन सरकार के पेट में शायद दर्द होने लगा कि इतना ज़्यादा पैसा विदाउट 1 रुपया भी टैक्स भरे हुए लोगों को मिल रहा है, तो इन्होंने रूल चेंज कर दिया एंड बोले कि नथिंग डूइंग, नाउ विल नॉट गिव यू टैक्स फ्री इनकम। तो आपको पहला 1 लाख का उन्होंने मतलब आप इसको टैक्स फ्री ब्रैकेट बोल सकते हो, अप टू 1 लाख रुपीज
यू डोंट हैव टू पे LTCG, ठीक है। बट अगर आप 1 लाख के ऊपर जाते हो तो आपको 10% से LTCG भरना पड़ेगा, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा इफ योर गेन इज ओवर एंड अबव 1 लाख। ओके, इसमें कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता है। यानी आपका मान लो 10 लाख रुपए का LTCG बना तो पहले 1 लाख पूरे एग्जाम्प्ट है और बचे हुए 9 लाख पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, 90,000 रुपए। अब डेट के केस में बात करते हैं। डेट के केस में मैंने बताया 3 साल या उससे के ऊपर आपको होल्ड किया है तो वो वाला इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। तो डेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होगा 20% टैक्सेशन एंड इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल दूं अगर आपको, तो मान के चलो मैंने 1 करोड़ रुपए में मैंने एक कोई मेरी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेची है एंड ये ली थी मान के चलो मेरे डैड ने जिन्होंने मान के चलो मुझे गिफ्ट कर दिए बाद में वो प्रॉपर्टी एंड वो प्रॉपर्टी मान के चलो हमने ली थी 10 lakhs में, कुछ 30-40 साल पहले लेटेस्ट से 10 लाख में ली थी। अगर इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होता था तो माय कैपिटल गेन वुड हैव बीन 1 करोड़ मेरा सेल वैल्यू माइनस 10 lakhs इज माय ओरिजिनल कॉस्ट। तो बहुत बड़ा गेन आया तो बहुत खुशी हो गई, लेकिन दुख ज्यादा दिख रहा है मेरे चेहरे पे क्योंकि टैक्स बहुत भरना पड़ेगा। 90 लाख हो गया, ठीक है। ऑफ कोर्स उसी के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। बट अभी अपना सरकार उतना अच्छी बात क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है 10 लाख तो 40 साल पहले की कॉस्ट है या 30 साल व्हाटएवर हमने जो एग्जांपल में लिया, उसी प्रॉपर्टी का आज का वैल्यू कितना होता था ये सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सो जैसे हम बचपन में करते थे, उस साल में अगर इतना है तो आज के डेट में कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप्स, इट्स एक्चुअली डन इन दैट वे। ओके, तो वो करके हम आज की उसकी कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज नोन एज द इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो मान के चलो उसी 10 लाख की आज की इंडेक्स्ड कॉस्ट आ जाती है 60 लाख, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा ऑन 1 करोड़ माइनस 60 lakhs, ना कि 1 करोड़ माइनस 10 lakhs। करेक्ट, आई हैव टू पे ऑन 40 लाख rather than 90 lakhs. That is the biggest advantage of indexation. तो इंडेक्सेशन की टेबल आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर या सिंपल आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। 2000 का मैं एक्चुअल एग्जांपल करके आपको बता देता हूँ। 2001-2002 में इंडेक्सेशन की वैल्यू मानी मैंने 100 और मान लीजिए मैंने 2018 में बेची, 2018 में इंडेक्सेशन की वैल्यू हो गई थी 280 रुपये, तो मेरी 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस नहीं कंसीडर की जाएगी, 280 रुपये की कॉस्ट प्राइस कंसीडर करते हुए जो फाइनल मैंने 500 रुपये में गुड्स बेची है उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो प्रॉफिट मेरा 400 रुपये की जगह सिर्फ हो जाएगा 220 रुपये और 220 रुपये पर मैं 20% टैक्स दे दूंगा। डेट में मिलेगा आपको, डेट म्यूचुअल फंड्स में मिलेगा, डिबेंचर्स में मिलेगा, बॉन्ड्स में मिलेगा, रियल एस्टेट में मिलेगा, बट आपको इक्विटी में बिल्कुल नहीं मिलना इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब LTCG की एक खुफिया बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2018 से पहले LTCG इक्विटीज पर था ही नहीं। यानी आपने इन्फोसिस का कोई शेयर 1984 में खरीदा 1 रुपये में और आज उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए, तो आपके 99,99,999 रुपये कंप्लीटली टैक्स फ्री थे। लेकिन 2018 में सरकार ने बोला अरे यार ये तो लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, इन पे टैक्स लगाओ, तो सरकार ने LTCG एकदम से लगा दिया 10% का। अब लोग एकदम पैनिक हो गए, अरे ऐसे कैसे। कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने इन्फोसिस का IPO का 93 का IPO का शेयर है या फिर रिलायंस का बहुत पहले का शेयर है। अनफॉर्चुनेटली मेरे मॉम डैड ने कभी स्टॉक मार्केट में किया नहीं, अदरवाइज मैं भी बोल सकती थी मेरे पास मेरे पापा के इतने शेयर्स पड़े, कुछ नहीं मेरे पास ऐसे बोलने के लिए। होपफुली मेरा बेटा बोलेगा कुछ साल के बाद मम्मी ने इतने शेयर लिए करके। तो तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रैंडफादरिंग कंसेप्ट लाई। ओके, अब ये काफी नई कंसेप्ट थी ग्रैंडफादरिंग की। एक्चुअली ऐसा नाम ग्रैंडफादरिंग शायद अभी ऑफ कोर्स अरुण जी से तो मेरी बात नहीं हुई थी कि क्या करके उन्होंने ग्रैंडफादरिंग नाम रखा, बट इट माइट बी समथिंग लाइक कि ये देखो सबसे ज्यादा चुभा किसको है, जिनके मतलब जिनके ग्रैंडफादर ने शायद या फिर जिनके फादर बहुत पहले से जो लेके रखे स्टॉक्स और आज बेचने की अगर बारी आ गई, ये तो शायद दैट माइट बी द रीजन व्हाई दे पुट दिस एज अ ग्रैंडफादरिंग नेम। दैट्स माय लॉजिक दो, नॉट श्योर व्हाट इंटेंशंस द गवर्नमेंट हैड। इन शॉर्ट अगर बताऊं आपको ग्रैंडफादरिंग क्या होता है, तो लेट अस से कोई शेयर 93 में वगैरह व्हाटएवर 100 रुपए में लिया था, ओके, और आज उसी शेयर का भाव है मान के चलो 5,000 रुपये। ओके, तो मैं एक बार कोई फिगर्स मेरे सामने लिख के रखती हूँ कि 100 रुपए में लिया था कॉस्ट प्राइस एंड इसका आज टुडेज करंट मार्केट प्राइस इज लेट अस से 5,000 रुपीज। तो लोग तो पागल ही हो गए यार, मुझे तो अभी 4,900 पे 10% भरना पड़ेगा, ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई। तब सरकार ने बोला कि इट्स
ओके, हम एक स्पेसिफिक डेट बताएंगे. टू माई नॉलेज इट वॉज 31st जनवरी. ओके, तो 31st जनवरी को जो प्राइस रहेगी उस शेयर की, वो हम इसको डीम्ड कॉस्ट मानेंगे इसको. ठीक है, अभी इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ. उसको हम डीम्ड कॉस्ट करके मानेंगे. एंड फिर आपको जो सेलिंग प्राइस होगी आपकी, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना करके सेलिंग प्राइस माइनस डीम्ड कॉस्ट प्राइस करेंगे. सो आई गिव यू द एग्जांपल ऑल्सो कि कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए वट एवर साल पहले. अभी 31 जनवरी को इसकी प्राइस थी मान के चलो 4,500 रुपया, 4,500 रुपया. एंड आज की प्राइस है 5,000 रुपया. तो आई विल नॉट हैव टू कंसिडर माई गेन एज 5,000 माइनस 100. आई हैव टू कंसिडर माई गेन एज 5,000 माइनस 4,500. अब बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो. इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज ही खरीदा आज ही बेच दिया. क्या वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंसिडर किया जाएगा? तो मान के चलो मैंने आज बाय किया कल सेल किया तो भी शॉर्ट टर्म. आज बाय किया 1 महीने के बाद सेल किया शॉर्ट टर्म. आज बाय किया 10-11 महीने के बाद सेल किया शॉर्ट टर्म. बट आज बाय किया आज सेल किया तो ये कैपिटल गेन ही नहीं माना जाता है, ये तो बिजनेस इनकम माना जाता है अंडर स्पेक्युलेटिव इनकम. तो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या इवन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा प्रॉफिट ही होता है. कई बार शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो जाता है. तो उस केस में इस लॉस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो मान के चलो आपने पूरे साल में 10 ट्रांजैक्शंस किए, जस्ट एज एन एग्जांपल. 10 ट्रांजैक्शंस में से 8 ट्रांजैक्शन में हुआ है आपको प्रॉफिट एज एन एग्जांपल. ठीक है, और 2 ट्रांजैक्शन में हुआ है लॉस. तो 8 ट्रांजैक्शन में मिला के मान के चलो आपको हुआ है 50,000 प्रॉफिट, और 2 ट्रांजैक्शन जो थी उसी में आपको हुआ है 45,000 का लॉस. ठीक है. ओके, तो आपको पूरा 50,000 कंसिडर ही नहीं करना है एज योर गेन. गवर्नमेंट क्या बोलता है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जितना भी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट नॉक ऑफ हो सकता है. ओके, तो मैं क्या बोलूंगी 50,000 माइनस 45,000, मुझे सिर्फ 5,000 रुपए के ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ आई एम अलाउड टू सेट ऑफ माई लॉसेस. लेकिन इसमें दोस्तों ध्यान दीजिए, अगेन दीज रूल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मैं कोशिश करके आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखा रहा हूं जिसमें आपको रूल्स समझ आ जाएंगे और आप उसको पॉज करके देख सकते हो. आप किसी भी कैपिटल गेन को किसी भी कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते. इसमें कुछ रूल्स हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉसेस को शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं. और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका लॉस इतना ज़्यादा है कि वो प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के बाद ओवरऑल ही लॉस हो रहा है आपको, तो उस लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ सालों तक. मान लो आपको एक साल में लॉस हुआ 50,000 का, अगले साल आपको प्रॉफिट हुआ 90,000 का, तो पिछले साल का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा कि मेरा इस साल का 50,000 लॉस है, तब आप उसको अगले साल फॉरवर्ड कर सकते हो. अदरवाइज तो कोई भी बोलेगा कि अरे यार मेरा तो पिछले साल बहुत लॉस हो गया था, इस साल मेरे प्रॉफिट को मैं सेट ऑफ कर देता हूँ. ऐसा नहीं होगा. आपने अपने ITR में अगर फाइल कर रखा है लॉस, तब आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. एंड अगेन कैरी फॉरवर्ड में कुछ लिमिट है, रीजनेबल लिमिट है, शायद 4 साल 7 साल इस तरह की लिमिट चलती है. कुछ लिमिटेड मार्केट में ऐसे भी शेयर्स हैं जो हाई डिविडेंड पे करते हैं, और ऐसे में भी स्पेसिफिकली आपके कोई पुराने शेयर्स पड़े हैं जिन पे खूब सारा डिविडेंड आता रहता है. तो उस डिविडेंड की इनकम पे कैसे टैक्सेशन लगेगा? तो डिविडेंड पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था आपकी पॉकेट से 2020 अप्रैल से पहले. लेकिन गवर्नमेंट अगेन इसमें कुछ सुधार लेकर आई है. इससे पहले क्या था, कंपनीज जब आपको डिविडेंड पे करती थी तो खुद से ही उस पर 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट के आपको दे देती थी. और अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर है जिनके पास साल का 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड आ रहा है, उनको कोई एडिशनल टैक्स देना नहीं होता था. वो डिविडेंड कंप्लीटली टैक्स फ्री था उनकी बुक्स में. अब क्या हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और जो डिविडेंड आपको दिया जा रहा है उस पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी आपकी ही है. और वो डिविडेंड इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगी, और आपकी जो भी स्लैब रेट होगी उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा. हाँ, इसमें कंपनी जो डिविडेंड आपको पे कर रही है उस पर TDS जरूर काटेगी 10% के हिसाब से, लेकिन ये 10% TDS तभी काटा जाएगा जब आपका डिविडेंड 5,000 रुपए से ज़्यादा है एनुअल. कोविड रिलीफ के चलते आपको पता है कि हर जगह TDS के रेट कुछ कम किए गए हैं, तो ये अभी के लिए 10% की रेट 7.5% रहेगी अगले मार्च 2021 तक. तो आपने बहुत सारी चीजें समझ ली है, कंसेप्ट सारे पकड़ लिए हैं. अब इससे पहले कि हम अपनी बोनस स्टेप की तरफ बढ़े, पहले समझ लेते हैं कि जब इतना सारा रायता फैल चुका है तो इस रायते की जानकारी सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं. तो ये सरकार तक हम जो भी रिटर्न फाइल करते हैं उसको बोला जाता है ITR. और जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो ITR 1 फाइल करते हैं, जो सबसे आसान होता है, और मोस्ट सैलरीड एम्प्लॉयज़
चाहे तो खुद से भी वो ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है आपकी कैपिटल गेन की तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ता है, और अगर उसके साथ बिजनेस इनकम है और भी तरह तरह की इनकम है तो हो सकता है 4 के अलावा भी कोई ITR फाइल करना पड़े। ये सारे ITR फाइल करना एक आम आदमी के लिए क्वाइट कम्बरसम और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और इसके लिए आपको एक CA की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरी तो वाइफ ही CA है तो मेरा रिटर्न फाइल कर देती है। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड CA नहीं है तो मैं आपके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ टैक्स टू विन, जो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपना ऑनलाइन CA मिल जाएगा। घर बैठे बैठे आपके कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, किसी का भी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक यूज़ करते हो तो उनकी खुद की वेबसाइट से भी थोड़ी सस्ती रेट आपको मिल जाएगी, जो स्पेसिफिकली लेबर लॉ एडवाइजर के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो अब लास्ट बात करते हैं दोस्तों बोनस टिप की, जिसका नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो जब हमने इक्विटीज़ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करी थी तब मैंने आपको एक छोटा सा नोट बताया था कि सरकार ने दयालु रहते हुए ये कहा है कि पहले 1 लाख रुपए तक के आपके कोई भी कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग शेयर लेके अपने अकाउंट में रख देते हैं और उसको भूल जाते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड लेके रख के भूल जाते हैं। अगर वो छोटा सा काम करें, साल में 5 मिनट लगाएं, तो उनका हज़ारों रुपए का टैक्स बचेगा। कैसे, मैं समझाता हूं। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब साल में 10% रिटर्न तो लगभग आ ही जाता है। उसकी वैल्यू हो गई अब 11 लाख रुपए। अब एक बंदा क्या करता है, उस 11 लाख रुपए को पड़े रहने देता है और फिर अगले साल वो 11 लाख का 12 लाख 13 लाख बनता चला जाता है। दूसरा बंदा थोड़ा सा स्मार्ट है, वो क्या करता है, जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है वो 10 लाख के पूरे शेयर 11 लाख में बेच देता है। बेच के फिर तुरंत ही वो शेयर्स वापस अगले दिन खरीद लेता है, या वो म्यूचुअल फंड्स अगले दिन खरीद लेता है। ऐसे में क्या हुआ, उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट रियलाइज हुआ। इंडिया में कंसेप्ट ये है कि सिर्फ आपके पेपर गेन्स पर आपका टैक्स नहीं लगता। आपने कोई शेयर खरीद रखा है या म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, उसकी कॉस्ट प्राइस 10 लाख रुपए थी, अब 11 लाख रुपए ऑन पेपर हो गई है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब वो आपके बैंक में हिट करती है, एक्चुअली रियलाइज होती है, तभी उस पर टैक्स देना होता है। तो इस बंदे ने जब अपना शेयर बेचा या म्यूचुअल फंड बेचा तो 11 लाख रुपए बेचने के कारण उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट रियलाइज हो गया। इस प्रॉफिट पे उसको LTCG देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बोला है कि 1 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये टैक्स फ्री उसकी इनकम ऐड हो गई उसकी कैपिटल में, और फिर जब उसने वो इन्वेस्ट किया तो ओवरऑल उसने अपनी 11 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी, और फिर अगले साल सेम साइकिल वो रिपीट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इक्विटीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो हर 1 साल के बाद उसमें से जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है अप टू ₹1 लाख आप उसको रियलाइज कर लें, और अगले ही दिन फिर से वो भले स्टॉक आपको पसंद है तो अगले दिन फिर से खरीद लें। ऐसे आप अगर 30% टैक्स स्लैब में तो लगभग 30,000 रुपये आप हर साल बचा पाएंगे, ये छोटी सी ट्रिक का यूज़ करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इनकम टैक्स में रुचि रखते हैं, एज ए इंजीनियर जब मैं इनकम टैक्स को जानने लगा हूँ तो मुझे कई सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैंने इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए 2 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने कौन बनेगा करोड़पति का एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे स्लैब रेट्स और सेस को समझाया है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसी के एपिसोड 2 में मैंने आपको समझाया है कुछ एडवांस कंसेप्ट, अगेन बहुत ही आसान तरीके से, जैसे एग्जम्पशन, डिडक्शंस, रिबेट। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। नीचे कमेंट जरूर करिए कि आप एक ITR टैक्स पेयर हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे उसने कहा है, मैम आप इतने इंटेलिजेंट है, आपने CA कितने अटेम्प्ट में किया? अबे ये किसने लिखा है? अच्छा, क्या पता कैसे, मुझे भी अभी तक बिलीव नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया CA मेरा, तो आई वाज सो आई गेस जी 12th के बाद मैंने भी स्टार्ट किया था, CPT क्लियर कर लिया था। क्या बात है। फिर IPCC की पढ़ाई करते करते आई थॉट ये मेरे लायक नहीं है ये। ये जो परसेंट वाला नंबर है ना, ये क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा आप नंबर्स देंगे। अभी क्या प्रॉब्लम है, ये इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स वाले लोग भी देख रहे होंगे आपका चैनल, तो मैं कुछ नंबर्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। हमारा तो ज्यादा ही देखते हैं मैम, बहुत। हाँ, तो आपका क्योंकि लॉ से रिलेटेड है तो कहाँ से लोग देखते रहेंगे चैनल में, चुप बैठूं तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए।